नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि हमने सीडीपी क्लासेस डालना शुरू कर दिया है और अभी तक हमने जो है डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट की 3 क्लासेस भी आपके लिए डाल दी हैं। आज हम बहुत ही बेहतरीन उनके एक क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं, यानी प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस के सारी तैयारी अधूरी है। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन तो करने ही है, तो आपके लिए मैं इतने क्वेश्चन लेके आऊंगा कि आपकी सफिशिएंटली तैयारी हो जाएगी। हर एक टॉपिक के 50-50 या 100 क्वेश्चंस मेरे पास मौजूद हैं, जिनको हम यहीं पे ही करेंगे। और सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कोई सेम टाइप का क्वेश्चन होगा। और उससे आपकी आगे की क्वेश्चन बिल्डिंग पावर बिल्ड होगी, जिससे कि आप आगे आराम से अपने सीटेट और जितने भी स्टेट टेट हैं और सुपर टेट के क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। तो बेसिकली हमारा एम दोस्तों यही है कि हम आपकी जो क्वेश्चन करने की पावर है उसको इंक्रीज करें, उसको बढ़ाया जाए, जिससे कि आप रटने से ज़्यादा समझ के क्वेश्चंस को करना चाहें। क्योंकि देखिए, जब हम सीटेट की तैयारी करने चलते हैं तो सीटेट में रटने का कम और समझने का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, और समझ के ही क्वेश्चंस को करना पड़ता है। तो जब भी हम सीटेट के एग्जाम के लिए एम कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चंस को समझ के करने पड़ेंगे। और सीटेट की तैयारी के लिए एक ही मूल मंत्र है कि जो सबसे बेस्ट आंसर आपको बच्चे के हिसाब से लगता हो उसको टिक करके आइए, वही आंसर सही होगा। अगर जनरल क्वेश्चन है तो बेस्ट बच्चे की तरह सोचिए कि बच्चे के लिए क्या बेस्ट होगा, उस आंसर को आप टिक कर दीजिए। आपके 10 से 15 सवाल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, बिल्कुल सही। तो बाकी की तैयारी हम लेके आए हैं आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं आपने मेरी पिछली क्लासेस देख ली होंगी। नहीं देखी तो फटाफट इस वीडियो को पॉज करके पहले पिछली क्लासेस देख लीजिए, जिससे कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे। तो आज मैं कुछ सीटेट के आए हुए क्वेश्चंस लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट 1 के तौर पे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मैं स्टेट टेट्स के और सुपर टेट के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप पिछली क्लास देख के बैठे हुए हैं। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी क्लास को, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी आपके दोस्त लाभ उठा सके। क्योंकि बैच बिल्कुल फ्री है, पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट डलेंगी। आपने आज तक जितनी भी पढ़ाई पेड बैच से करी हो, अब यहां पर एक बार करके देख लीजिए, आपको मजा ही आ जाएगा क्लास में, ये हमारी गारंटी है। और फिर आप यहीं से ही पढ़ेंगे, ये भी हम आपको श्योरिटी देते हैं, और अपने दोस्तों को भी यही सजेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। मैं दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। ज़्यादातर मैं क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश में आपके सामने लिखा हुआ है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? यानी किस किस के बीच में? रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट का मतलब विकास और लर्निंग का मतलब अधिगम। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। विकास की परवाह किए बिना अधिगम होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विकास की परवाह किए बिना अधिगम यानी लर्निंग हो जाएगी। अधिगम की दर विकास की दर से कहीं अधिक है। दर के बारे में भी कुछ भी हम परफेक्टली नहीं कह सकते, तो इसको भी मैं काट के चलता हूं कि मुझे नहीं लगता ये। देखिए, हर क्वेश्चन की बेहतरीन से बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि रटवा दिया ये याद कर लो बस, नहीं, वो गलत है। कितने क्वेश्चन याद करोगे भाई? एग्जाम में वो रटा हुआ क्वेश्चन आएगा इसकी गारंटी बहुत कम है, समझा हुआ क्वेश्चन आएगा इसकी गारंटी सबसे ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास और अधिगम परस्पर संबंधित एवं अन्योन्याश्रित हैं। ये देखिए, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। मुझे यह एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक लग रहा है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है कि दोनों इंटर रिलेटेड भी होते हैं और एक दूसरे पे परस्पर संबंधित भी होते हैं। तो फिलहाल मेरा ऑप्शन तो यही है, डी। और पढ़ के देख लेते हैं। एक गुजारिश और है आपसे कि ऑप्शन पहले सारे पढ़ो फिर टिक करो, चाहे पहली बार में ही आपको आंसर मिल रहा हो। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। समय की सीमा की कोई कमी हमारे पास सी टेट, यूपी टेट इनके एग्जाम्स में रहती नहीं है, पेपर आराम से हो जाते हैं। तो मेरी आपसे यही है कि एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, कोई गलती की संभावना ना बचे आपके पास कि अरे मैं दूसरा ऑप्शन और देख लेता इसमें बेस्ट, कि भाई 2 ऑप्शन सही थे, 3 ऑप्शन सही थे। ऐसा नहीं, आप आराम से ऑप्शन को पढ़िए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर टिक कीजिए और बबलिंग कीजिए।
आखिरी भी देख लेते हैं, विकास और अधिगम संबंधित नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये हमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही मिल गया, सी को हम टिक कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। यानी मैंने आपको डेवलपमेंट की डोमेन अपनी क्लासेस में लिखवा दी थी, वही डोमेन यानी क्षेत्र यानी एरिया आपको मैंने बता दिए थे पीसीएसई। पीसीएसई का बिल्कुल सीधा सीधा सवाल आ गया, फिजिकल कॉग्निटिव, देखिए मिल रहा आपको फिजिकल कॉग्निटिव सोशल और इमोशनल, देख लीजिए शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और भावनात्मक। बाकी आप देखेंगे तो देखते हैं कुछ कट भी जाएंगे, जैसे इसमें देखिए स्पिरिचुअल, ये कट जाएगा, स्पिरिचुअल यहां भी कट हो जाएगा, और सोशल फिजिकल पर्सनैलिटी सेल्फ। तो ये भी मुझे थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि पर्सनैलिटी भी और सेल्फ भी एक साथ दे दिया, तो हम इसको भी, ये इसका ब्रॉड डोमेन तो नहीं हो सकते, यानी तो यही इसके क्षेत्र हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी, डी को टिक करेंगे, ये मैंने बिल्कुल सरल आपको बता दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये नोट डाउन आप कर लीजिए। चलिए, द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, इंग्लिश में भी पढ़ दिया, हिंदी में देखो, ये काफी बच्चों को इंग्लिश में भी समझ में नहीं आया था तो उन्होंने हिंदी की तरफ गए होंगे। क्या है ट्रांजिशन का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जो दो के बीच में थोड़ी देर के लिए आए, एक ऐसा टाइम जो दो चीजों के बीच में थोड़े समय के लिए आए, वो ट्रांजिशन पीरियड होता है, ट्रांजिशन, ठीक है। तो वह अवधि जो व्यस्तता के लिए परागमन आरंभ करती है, यानी व्यस्तता से पहले जो आए, व्यस्तता यानी एडल्टहुड से पहले, ठीक है, एडल्टहुड से पहले जो आए, ये इसका मतलब है, पहले जो आए। अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि एडल्टहुड से पहले क्या आएगा, हमारा एडोलसेंस आएगा, एडोलसेंस हमारा टिक कर दीजिए, किशोरावस्था आएगी। तो ये आपका ट्रांजिशन शब्द से काफी बच्चे कंफ्यूज हुए थे, पारगमन से भी काफी बच्चे कंफ्यूज हुए थे, इसलिए ये क्वेश्चन काफी लोग गलत टिक करके आए थे। लेकिन अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां वर्ड ट्रांजिशन आ जाए तो अब आप गलत टिक नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जरूरी नहीं है यही सवाल आए, ट्रांजिशन से के रिलेटेड कोई भी सवाल वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम अर्ली चाइल्डहुड रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम। अब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों ने, मैंने अपनी वीडियो में ही कवर किया था कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग दिए, आप किसकी माने। सी टेट का सवाल है, जो हमने आपको बताया वही टिक कराएंगे। तो देखिए क्या पूछ रहा है, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यकाल। तो अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यकाल, मैंने बचपन, मैंने आपको क्या बताया था, यह 2 साल से लेकर और लगभग 6 या 7 साल, 8 साल आप लगा सकते हो। तो हमने 2 से 7 बताया था, वो ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, तो 2 से 8 वाला दिख रहा है, आप इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही गलत हैं। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे 6 से 12, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये उत्तर बाल्यकाल की अवस्था है। उत्तर बाल्यकाल का मतलब है लेट चाइल्डहुड। फिर जन्म से 5 वर्ष तक, इसमें क्या है, शैशवावस्था भी आ गई, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद जन्म से 8 वर्ष तक, इसमें शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड दोनों आ गए। तो अर्ली चाइल्डहुड और शैशव दोनों जब इसमें आ रहे हैं, हमसे उससे पूछा क्या है, केवल अर्ली चाइल्डहुड पूछा है। तो मेरा जो बेस्ट ऑप्शन है वो 2 to 8 है, इस पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, आप यही टिक लगा के आइए। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। When child's capability in any particular area of development is low, इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, हिंदी वाले भी देख लेते हैं। जब किसी बच्चे की विकास के किसी विशेष क्षेत्र में क्षमता कम हो, यानी विकास के क्षेत्र हैं, किसी एक पर्टिकुलर में क्षेत्र में उसकी क्षमता कम हो, मान लो सोशल नहीं है, मान लो फिजिकल ग्रोथ अच्छी नहीं है, कोई एक क्षेत्र में क्षमता उसकी कम हो, मान लो संज्ञानात्मक थोड़ा सा आईक्यू लेवल कमजोर है, तो कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में कम होगी। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या होगा। तो क्या उसका समग्र विकास प्रभावित नहीं होता, क्या समग्र विकास प्रभावित नहीं होता? तो मैंने आपको बिल्कुल वीडियो में बता दिया था कि एक क्षेत्र प्रभावित होगा तो उससे रिलेटेड, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या कहता है, ये सारे क्षेत्र इंटर रिलेटेड हैं,
ये सारे क्षेत्र कैसे हैं? इंटर रिलेटेड भी एक प्रिंसिपल है कि आपस में परस्पर संबंध है इनके। तो इसका मतलब एक प्रभावित तो बाकी सारों में भी कुछ ना कुछ प्रभाव तो आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। पहला कि उसका समग्र विकास प्रभावित नहीं होगा, ये गलत है। इसका मतलब विकास के किसी भी क्षेत्र में देरी नहीं है, ये भी गलत है। विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। और ये बेस्ट आंसर कब बन सकता था? जब ये लिखा था विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है। मे बी और मे नॉट बी वाला आंसर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। फिलहाल मैं सी को टिक कर दे रहा हूं, यही बेस्ट आंसर है। अगला वाला पढ़ लीजिए, हैज नो इफेक्ट ऑन द चाइल्ड, बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो सरासर गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? विकास से सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करता हूं चुटकियों में यह काम भी आपका हो गया होगा। देखिए यहां पर हम जितना ज्यादा समय व्यर्थ कर लेंगे अपना, यानी बिता लेंगे, उतना वहां पर आपको कम व्यर्थ करना पड़ेगा, कम बिताना पड़ेगा। व्यर्थ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों को अधिकांश ये लगता है कि धीरे धीरे करा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो टाइम वेस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह टाइम आपका बहुत बढ़िया कंसेप्ट बिल्डिंग का टाइम है। कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं आपके। अगर आप इतनी स्लो से देखेंगे, या जिसको ज्यादा जल्दी है वो थोड़ा 1.5 कर ले, जिससे कि मैं थोड़ा तेज तेज बोलने लग जाऊं। 2 भी कर लेते हैं कुछ बच्चे, 2 कर ले और देख ले आराम से, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट ए रैपिड पेस? सबसे तेजी से डेवलपमेंट और ग्रोथ जाएगा, बिल्कुल तेजी से। मैंने बताया था, एक ग्राफ भी दिखाया था मैंने आपको, मेरी वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया था इस तरह से, जहां तक ये सीधा ऐसे टेढ़ा है जब तक बहुत तेज है, फिर जैसे जैसे ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होता चला जाएगा, ये धीरे होता चला जाएगा। ये ग्राफ भी था ताकि आपको याद रहे। तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी उन्होंने देख लिया होगा, ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? तो हमने सुना था शैशवावस्था में तो होता ही होता है, और कुछ पार्ट अर्ली चाइल्डहुड यानी 0 to 3। क्या बोला था मैंने आपको? 0 to 3 में तो बहुत ही तेज होता है। ये मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब देखिए, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन। प्रारंभिक बचपन तो ये लगभग हमारा 0 to, प्रारंभिक बचपन मान लीजिए 7 ईयर्स, ये मुझे सही लग रहा है ऑप्शन। और प्रारंभिक बचपन यानी 2 to 12, ये नहीं लग रहा सही। मध्य बचपन यानी 7 to 18, 7 से लेकर 18 तक, ये भी मुझे ऑप्शन। और किशोरावस्था से व्यस्तता यानी 18 से लेकर और आगे तक। तो बताइए कौन सा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है आपको? हमें लग रहा है शैशवावस्था वाला, ये हमारा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, इसको हम टिक कर देंगे। इसमें कोई भी आपत्ति आने की उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा लगातार चलता रहेगा, सतत रूप से चलता रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा, यही तो मतलब है इसका। यानी विकास एक कभी भी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया है। अब देखो, ये जब वर्ड आए कभी खत्म ना होने वाली, कभी खत्म ना होने वाली, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, ठीक है, सतत है, ठीक है, सतत, सतत है। ये सब जब शब्द आएंगे तो इसका मतलब लगातार चलने वाली है। तो ढूंढ लीजिए, एकीकरण का सिद्धांत है ये अंतःक्रिया का, एकीकरण का मतलब है कि इंटीग्रेशन का, अंतःक्रिया का सिद्धांत है। अंतःक्रिया का मतलब कि इंटर रिलेशन का, और अंतर संबंध प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी ये हमारा कंटिन्यूटी का सिद्धांत है, लगातार चलता ही रहेगा, यानी निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर रूप से चलता रहेगा, निरंतर रूप से। तो जब भी ऐसे सवाल आए, ये घुमा फिरा के पूछेगा भी, मैंने 2-3 बार ऐसे सवाल डाले हैं। जब भी घुमा फिरा के ऐसे सवाल आए कि मोहन जो है उसने ये कहा कि तो बताओ ये वाला प्रिंसिपल कौन सा है, कि भाई मैं तो हमेशा सीखता रहता हूं, मोहन ने ये बोला। तो हमेशा सीखना, लगातार सीखना, ऐसे आपको घुमा फिरा के सवाल पूछेगा वो आपसे। तो ये निरंतरता का सिद्धांत है, कंटिन्यूटी का सिद्धांत है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। विच ऑफ द प्रिंसिपल इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द चाइल्ड? कई बार ये वर्ड इंग्लिश कंफ्यूज कर देता है, सोशियो साइकोलॉजिकल, सोशियो भी और साइकोलॉजिकल भी। हिंदी में देख लेते हैं, चलिए। बच्चे का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक,
यानी समाज के साथ दिमाग, मनोविज्ञान, समाज के साथ। अब सोचो, क्वेश्चन देखो कितना आसान हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? यानी सोशल भी और दिमागी रूप से भी, यानी थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक रूप से भी सोचना है आपको। चलिए, शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित निष्कासन, रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी ये तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल है। हमारे शरीर में हम खाना खाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं, हम यूरिन जाते हैं, स्टूल जाते हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, सुबह फ्रेश होने जा रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है, यानी ये रिलेट नहीं कर रहा कहीं से कहीं तक भी सोशो साइकोलॉजिकल। ये सामाजिक मनोविज्ञान से कहीं तक भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसका कोई मतलब है, ये बायोलॉजिकल है। तो ये मुझे ऑप्शन सही लग रहा है। अभी और भी पढ़ लेता हूं, कभी बाकियों में से कोई ना हो। कंपनी की आवश्यकता, यानी आपको आपकी दोस्तों की आवश्यकता है, बिल्कुल यहां सामाजिक आ गया, बिल्कुल सही है ये बात। तो सराहना या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, जहां वर्डी सामाजिक आ गया तो वहां तो जरूरत है ही। और भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी है, क्योंकि भावनात्मक भी कहीं ना कहीं मुझे समाज और मनोविज्ञान से जुड़ी हुई चीज है। तो ये सारी चीज तो सही है, तो इसका आंसर ए हो जाता है। ए को आप टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सवाल बेहतरीन सीटेट के आए हुए सारे सवाल हैं, इनसे अप्रोच बनवाऊंगा और फिर ऐसे सवाल भी कराऊंगा जो कि एग्जाम में आने के बिल्कुल लायक हैं और वो आगे एग्जाम में आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ द पीयर ग्रुप। इंपॉर्टेंट लिख लो, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस क्वेश्चन, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए थे। अर्ली चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, एडल्टहुड है। निम्नलिखित में किस चरण में बच्चे सहकर्मी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? देखिए, सदस्य बन जाते हैं, गैंग बना लेते हैं, लेकिन जब क्या होता है, जब प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है या बाल्यावस्था होती है, वो वाली बाल्यावस्था गैंग एज कहलाई, लेकिन उसमें सक्रिय नहीं बनते। अब देखो क्यों नहीं बनते, उसका कारण है, यहां पर बहुत बच्चे गलत लिख के आए थे, बहुत से बच्चे बाल्यावस्था लगाए आए थे, जबकि इसका आंसर है एडोलसेंट्स यानी किशोर अवस्था। उसकी बात बता रहा हूं क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स कंट्रोल में रहते हैं, सक्रिय नहीं बनते। आप फुल्ली इंडिपेंडेंट अपने ग्रुप में नहीं बात कर पा रहे, घूम पा रहे, पेरेंट्स की इजाजत, पेरेंट्स के ही अंडर में वो ग्रुप पनप रहा है, यानी आप कहीं ना कहीं उसके इतने सक्रिय मेंबर नहीं बनेंगे। तो जब सक्रियता की बात आएगी तो एडोलसेंस का मतलब यानी किशोरावस्था में बिल्कुल सक्रिय हो गए, इंडिपेंडेंटली आप घूमने भी जा रहे हो और अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी कर रहे हो, एकदम सक्रिय मेंबर आप बन चुके हो। तो यहां पर यह बात थोड़ी सी आपको, यानी यूं समझ लो ध्यान रखना, रटना तो नहीं कहूंगा, ध्यान रखना। लेकिन ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वुड बी ऑफ द ओपिनियन दैट स्टूडेंट स्टडी हार्ड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? निम्नलिखित में किस सिद्धांतकार, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन सिद्धांतकार के ऊपर आ गया, कि राय होगी कि छात्र अपनी व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने थोड़ा सा अर्ली इसलिए ले लिया क्योंकि इससे रिलेटेड था, ये आगे भी आएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, ऑड वन आउट करेंगे। देखिए ऑड वन आउट कैसे करेंगे, जब मैं पियाजे की थ्योरी पढ़ा दूंगा आपको, तो आपको यह पता लग जाएगा पियाजे ने ये बात नहीं कही, आपको यह पता लग जाएगा कि पियाजे ने ये बात नहीं कही। पियाजे ने अलग ही बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो अलग है, उसने ये बात नहीं बोली। स्किनर का भी जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि उसने भी ये बात नहीं बोली। और बंडूरा की भी जब मैं आपको थ्योरी बता दूंगा तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि उसने ये वाली बातें नहीं कही। बचा मैस्लोव, ये इसका उत्तर है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को आगे भी लेंगे, तो इसलिए ये मत सोचना कि मैस्लोव जो है सर जी ने रटा दिया, रटाया नहीं है, मैं बता रहा हूं ऑड वन आउट करके करा है मैंने ये क्वेश्चन, कि ये वाली थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। तो मैस्लोव जो है उसने ये दिया था। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये इंग्लिश में देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, मैं हिंदी में भी बता देता हूं क्वेश्चन को क्या है। पहली बार प्री स्कूल में आने वाला बच्चा बहुत रोता है। 2 साल बाद जब वही बच्चा पहली बार प्राइमरी स्कूल में जाता है तो वह रोकर अपना तनाव जाहिर नहीं करता। अब इस सवाल को अगर आपने कर रखा होगा तो मैं गारंटी ले रहा हूं रट रखा होगा
कि अरे ये है इसका आंसर। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा। पहली बार प्राइमरी स्कूल में जाता है तो वह रोकर अपना तनाव जाहिर नहीं करता, बल्कि उसके कंधे, यहां कंधे वर्ड अंडरलाइन कर लो, और गर्दन की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं। अब यहां पर जो है दो तरह की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गई। कौन कौन सी? यानी बच्चा एकदम ऐसे टेंशन में आ गया, यूं करके अकड़ सा गया, टेंशन में आ गया, रोया नहीं, वो ने रोना भी कंट्रोल करा। तो देखिए यहां पर तीन चीज हुई। बच्चे ने अपना थोड़ा सा तनाव में रोना कंट्रोल करा, और उसकी जो है ये वाली मांसपेशियां ये तनाव में आ गई, तनाव में तनावग्रस्त हो गई। ठीक है, उसके व्यवहार में इस परिवर्तन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है? अगर आप रिलेट करना चाहते हो तो इसको किससे कर पाओगे ये बताना है। अब आप देखिए, विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है, ये तो नहीं है। क्रमबद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि पहले रोता क्रम के अनुसार, बाद में वो हंसता हुआ जाता है, या ये कोई क्रम नहीं है। रोने के बाद मांसपेशियां, बिल्कुल अलग प्रक्रिया है दोनों। विकास क्रमिक, क्रमिक है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने आपको एक क्लास में अपनी में बताया था स्विमिंग का एग्जाम्पल, उससे रिलेट करेंगे अभी हम। स्विमिंग का एग्जाम्पल बताया था कैसे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। क्या बताया था कि पहले बच्चा अलग अलग मसल्स को कंट्रोल करना सीखता है, और फिर उसके बाद उन सारी मसल्स को एक साथ कंट्रोल करता है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन, विभेदीकरण। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन का मतलब उनको संयुक्त रूप से इस्तेमाल करना। तो यहां पर देखिए विभेदीकरण और एकीकरण, यानी आप वो सारी मसल्स को जो वो पहले नहीं कर पा रहा था, पहले वो अलग अलग कर पा रहा था, अब वो एक साथ यूज कर रहा है, तनाव में उसकी वो सारी मसल्स इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसका जो है बिल्कुल सटीक आंसर यह हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा है कि हो सकता है, इस पे ज्यादा तर्क करने वाली बात नहीं, हो सकता है। तो इसका यही आंसर हो सकता है कि विकास की विभेदीकरण और एकीकरण है। क्यों है? क्योंकि अलग अलग लोगों में विकास, यहां अलग अलग लोगों की तो बात ही नहीं हुई, एक ही बच्चे की दो जगह बात हुई है, एक ही बच्चे की दो जगह बात हुई है। तो या तो भाई देखो क्रमबद्ध होना चाहिए था, विकास क्रमबद्ध तरीके से, लेकिन क्रम का कहीं से भी रोने से मांसपेशियों के उससे क्रम नहीं बैठ रहा। क्रम का मतलब वो होता है पहले पेट के बल चलना, फिर उसके बाद रेंगना, यानी उससे ही रिलेटेड आगे बढ़ते चले जाना। तो ऐसा ये क्रमबद्ध, और इसमें अगर कंफ्यूजन है तो हम यही लगाएंगे कि उसने दो मसल्स को एक साथ इस्तेमाल किया है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर इसमें क्रमबद्ध भी लगाए थे, लेकिन अब आप इसको गलत नहीं करोगे, क्योंकि यहां दो मसल्स को एक साथ कंट्रोल किया जा रहा है। बात भी मांसपेशियों की हुई है, फिजिकल डेवलपमेंट में मैंने आपको ये लिखवाया भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा सबसे उपयुक्त है देखते हैं। शिक्षकों की कोई भागीदारी नहीं, क्योंकि वह माता पिता का कार्य है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो जीरो से शुरू हो जाता है, बच्चा पैदा हुआ, इमोशनल डेवलपमेंट शुरू हुआ, और जो है कहाँ तक चलता रहता है, वो चलता रहता है निरंतर। तो स्कूल में आएगा वहाँ भी चलेगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये डेवलपमेंट स्कूल में नहीं होगा या शिक्षकों की कोई भागीदारी नहीं होगी, तो बात ही गलत है। नियंत्रित कक्षा का वातावरण, ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे अभी, कि कक्षा का नियंत्रित, बस ये देखना है कि जो नियंत्रण की बात करी गई है पॉजिटिव है नेगेटिव है। क्योंकि नियंत्रण दो तरह से होता है, एक तो दंड के हिसाब से नियंत्रण, और एक टीचर अच्छा है तो नियंत्रण। तो मैं और पढ़ के देख लेता हूं, यहां इसी को मैं आंसर नहीं मान रहा। कक्षा का सत्तावादी वातावरण, ये तो बिल्कुल गलत है, किसी सत्तावादी वातावरण नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण, अब देखिए मैंने जो आपको बात कही थी कि सारे ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए, यहां पर नियंत्रित कक्षा का वातावरण और लोकतांत्रिक में बताइए कौन पॉजिटिव हो गया? लोकतांत्रिक ज्यादा पॉजिटिव हो गया, नियंत्रण नेगेटिव बन गया तुरंत ही। क्योंकि लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी वाला, डेमोक्रेसी जहां पर सब स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और नियंत्रण में टीचर के नियंत्रण में बोल सकते हो, तो इसको तुरंत काट दो। ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा, डी ऑप्शन को हम आंसर अपना बना देंगे। बताइए बात समझ में आ गई होगी आपको। तो उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही बढ़िया सेशन जा रहा होगा, बहुत बढ़िया क्लास चल रही होगी, और आप इन्हीं सभी सवालों को बड़े आराम से, मैं इनकी पीडीएफ भी डाल दूंगा,
आप अभी एक बार इन सभी सवालों को देखिए, करने की कोशिश कीजिए, और पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी इनकी, उसकी टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ साथ करने की कोशिश कीजिए कि आपको कितने सवाल हिंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। जो गलत हो उन पे गोला लगा लेना बाद में, और फिर देखना कि क्यों गलत हुए आपके। क्लास दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना मेरी, जिससे कि गलत होंगे ही नहीं। Which one out of the following provides information about the role and behavior which are acceptable in a group during early childhood period? During early childhood period की बात कर रहा है वो, अभी पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में, भूमिकाएं भी निभाना है और व्यवहारों के बारे में भी, जानकारी प्रदान करता है जो प्रारंभिक बचपन की अवधि के दौरान एक समूह में स्वीकृत है। देखिए, प्रारंभिक बचपन के समूह सोचो, ये सवाल को ऐसे समझो, प्रारंभिक बचपन में कौन कौन से समूह बन सकते हैं। पहला समूह हो गया माता पिता का, दूसरा समूह हो गया दोस्तों का, तीसरा समूह हो गया भाई बहनों का। तो प्रायोरिटी पे रखो, प्रायोरिटी पे हो गए पेरेंट्स, पहला समूह में तो पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स तो हो ही गए, फिर भाई बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, और फिर हो गए दोस्त, थोड़े बहुत बनते हैं, प्रारंभिक बचपन की बात है तो ज्यादा दोस्त नहीं बन पाएंगे। यहां से ऐसे समझ लीजिए प्रारंभिक बचपन, ये मैंने आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, बस दिमाग चलाना था आपको। तो देखिए अब देखते हैं, और प्रारंभिक बचपन क्या है, प्री स्कूल एज है, प्री स्कूल एज, ठीक है। प्री स्कूल एज में शिक्षक टीचर भी हो गए, फिर इसके बाद आए टीचर, क्योंकि देखिए प्रारंभिक बचपन में टीचर के पास बच्चा थोड़ी लेट आता है, ठीक है ना। 2 से लेकर 7 वर्ष के बाद, वो 4-5 वर्ष के बाद कहीं टीचर के पास आता है, इतने वो इन्हीं के पास रहता है, पेरेंट्स, भाई बहन, दोस्त, और फिर उसके बाद कहीं टीचर। अब देखिए आंसर कितनी आराम से आप कट करते चले जाओगे, जो लॉजिक मैंने आपको बताया। शिक्षक और सहकर्मी बिल्कुल गलत हो गया, पहले पेरेंट्स आने चाहिए थे, पहला समूह तो पेरेंट्स का बनेगा। सहकर्मी और माता पिता ये अभी सही है, इसको हम लिख सकते हैं कि सहकर्मी यानी दोस्त और माता पिता, ये ठीक समूह बन रहा है। माता पिता और भाई बहन इसको काट दो, ये उनसे बेटर है, क्योंकि पहले माता पिता फिर भाई बहन साथ में, तो पहले वाला काट दो, क्योंकि उसमें सहकर्मी दोस्त वो बाद में आएंगे, और भाई बहन और शिक्षक ये भी नहीं आएंगे क्योंकि माता पिता नहीं है। तो बताइए कितने आराम से हमने ऑप्शन निकाल दिया, माता पिता और भाई बहन, ये ग्रुप बनेगा हमारा पेरेंट्स एंड सिबलिंग का। पेरेंट्स ये है ग्रुप जो है इंपॉर्टेंट ग्रुप है अर्ली चाइल्डहुड के लिए। बात क्लियर हो गई? बताइए कितने सरलता से आपने सवाल को कर लिया, रटने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी, पड़ेगी भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर द लेटर चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड मैंने आपको बताया था भाई लगभग 11 के आसपास, तो 6 से 11 हम इसको टिक कर देंगे। लेट चाइल्डहुड का जो होता है हमारा 6 से 11 होता है। आगे बढ़ जाएं, ये तो सब मैंने आपको बहुत ही आराम से क्लासेस में अपने में करा दिए थे। फिर बात करते हैं, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। ठीक, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन वह क्या पैटर्न फॉलो करती है। अब देखिए एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति, इंडिविजुअल डिफरेंस तो बता दिया इसने, लेकिन फॉलो क्या कर रही है, मैंने आपको दूसरी लाइन तुरंत बोल दी थी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के बाद भी पैटर्न फॉलो होगा, पैटर्न फॉलो होगा। यानी जो पैटर्न है, जैसे मान लो एक बच्चा 10 महीने का चलना सीख सकता है, एक बच्चा 15 महीने का, लेकिन दोनों बच्चे पहले पेट के बल घिसेंगे, रगड़ेंगे, ऐसे क्रॉलिंग करेंगे, फिर पैरों का और हाथों के बल चलना सीखेंगे, गुडलिया चलेंगे, फिर उसके बाद पकड़ के चलेंगे। तो यानी दोनों बच्चे फॉलो करेंगे यही पैटर्न। तो चाहे 10 महीने में बच्चा चलना सीखे, चाहे 15 महीने में बच्चा चलना सीखे, पैटर्न फॉलो होगा दोनों के द्वारा। अब ये मैं आपको बता चुका था, ऑप्शन ढूंढ लो तो आपकी कोई दिक्कत है ही नहीं, यानी ये सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली मैनर में फॉलो होगा। बताइए कोई टेंशन हुई? नहीं हुई। एक अनुक्रमिक और व्यवस्थित रहता है, बाकी सारे देख लीजिए अव्यवस्थित भी नहीं होगा, ठीक है, और अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं, और ये सिर से पैर भी नहीं, ये वाला होना है इसमें आंसर। आगे बढ़ जाएं, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात, अब देखो इज करेक्ट,
इज करेक्ट पे अंडरलाइन कर दो, क्योंकि वहां इज करेक्ट इज नॉट करेक्ट बहुत पूछता है वो, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कई बार इज करेक्ट लगाया जाता है, जबकि इज और इज नॉट वाला बहुत ध्यान से देख लेना। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, एक ढूंढना है, 3 गलत है, एक सही है, ढूंढ दो। ठीक है, विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल निभाता है। विकास एक आयामी है, क्या ऐसा है विकास एक आयामी है? बिल्कुल भी नहीं है, विकास एक आयामी नहीं है, ये हम कर लेंगे। ठीक है, विकास एक आयामी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो देखिए विकास एक आयामी बिल्कुल भी नहीं है, विकास पृथक ये भी नहीं होगा, पृथक भी नहीं है। विकास जन्म के साथ शुरू और समाप्त होता है, बिल्कुल नहीं, जन्म के साथ शुरू होता है और मरने तक समाप्त होता है, मरने तक यानी चलता है। ठीक है, तो पहले वाला सही है, विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सोशल भी है और कल्चरल भी, दोनों अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, दोनों से हम सीखते हैं। बताइए, बात टिक हो गई, आगे बढ़ जाएं? चलो आगे बढ़ जाते हैं। पीरियड ऑफ इन्फेंसी, शैशवकाल कहां से कहां तक है? अब देखिए क्वेश्चन क्यों लिया, आसान सा क्वेश्चन था। बर्थ से 1 और बर्थ से 2, इस पर आपत्ति लग सकती थी, लगाई भी होगी बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, कि कुछ लोग बोलते हैं, एनसीईआरटी बोलती है बर्थ से 1 लगा दो, ठीक है, और नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं बर्थ से 2 लगा दो। तो देखिए आपत्ति के बाद बर्थ से 2 वाला ऑप्शन करेक्ट आया था, तो इसलिए आप बर्थ से 2 को कर सकते हैं। ये हमारा पीरियड ऑफ इन्फेंसी है, क्योंकि देखिए इसमें विवाद क्या रहने वाला है, आप एनसीईआरटी का रेफरेंस दे दोगे, कोई मैस्लोव का दे देगा, कोई रॉस का दे देगा, ठीक है, किसी ना किसी का रेफरेंस देते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ अकॉर्डिंग टू हिम पूछा ही नहीं उसने कि भाई किसके अकॉर्डिंग, या इंडिया में कुछ तो बताए हमें, बस उसने सीधा सीधा कह दिया था पीरियड ऑफ इन्फेंसी। तो ये हमारे को यहां पर विवाद वाला सवाल रहता है, ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following characteristic is not associated with the emotional development, यानी संवेगात्मक जो हमारा विकास है उससे कौन लिंक नहीं करता, यह बात ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भावनात्मक विकास से नहीं जुड़ी हुई, भावनात्मक विकास यानी हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट है उससे जुड़ी हुई नहीं है। देख लेते हैं, भावना शारीरिक परिवर्तन के साथ जुड़ा है, क्या भावना शारीरिक परिवर्तन के साथ जुड़ा है? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लग तो रहा है। जन्म के तुरंत बाद भावनाएं शुरू होती हैं, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। बचपन की अवधि के दौरान भावनाओं का तीव्र रूप से देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है। शुरू में इमोशंस ज्यादा डेवलप होते हैं, माँ को ढूंढता है बच्चा, दुलार चाहता है, प्यार चाहता है, तो इमोशंस तो पैदा होते ही डेवलप हो जाते हैं। भावनाओं का शारीरिक विकास से कोई संबंध नहीं है, ये बात तो गलत है। मैंने आपको बताया था ना, सब इंटर रिलेटेड है, इमोशंस भी हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से इंटर रिलेटेड है। यदि मेरा फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं होगा तो इमोशनल डेवलपमेंट में भी प्रभाव आ सकता है। अभी इससे पहले हमने ये सवाल किया है कि भाई एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो ये चीज गलत है, यही हमारा ऑप्शन बन जाएगा, इसको आप टिक कर दीजिए, यही हमारा ऑप्शन बन जाएगा। बताइए, बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाएं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है? अब की बार आपको सही लगाना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं, कथन लिखे हुए उन्होंने। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, लग रहा है सही है कि हाँ होता है सामाजिक उसमें। बाल्यावस्था वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, ठीक है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, अभी देख लेते हैं बांटा जा सकता है नहीं, ठीक, क्योंकि काफी लोगों ने अलग अलग चीज बोली है कि एक ने 10 में बांटा है, एक ने 8 में बांटा है, एक ने 4 में बांटा है, तो इस पे हम अभी क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, चिल्ड्रन थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, तो ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, इसको भी क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है, तो हमें तो करेक्ट ढूंढना है ना, हमें तो करेक्ट ढूंढना है। तो देखिए, तो करेक्ट कौन सा ढूंढना है? बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है, ये तो इनकरेक्ट है, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, होती है ना,
तो ये बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, ये भी गलत है, इसको भी काट दीजिए। तो बाल्यावस्था में यह अवधि जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में, इसको भी काट दीजिए। तो बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये सही है, इसको हम सही कर देंगे। पहले वाला ही ऑप्शन हमारा सही था, बाकी सारे हमारे गलत निकले। क्योंकि 10 को मैं इसलिए सही नहीं मान रहा क्योंकि सबने अलग अलग दिया है, तो अगर ऊपर वाले और इसमें कंपेरिजन करो तो ऊपर वाला ही सही होगा, ए ऑप्शन इसमें सही है। आगे बढ़ जाएं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? मात्रात्मक परिवर्तन। अब मात्रात्मक परिवर्तन मैंने आपको वृद्धि में बताए थे कि वृद्धि मात्रा पे डिपेंड करती है, तो ये लो वृद्धि लिख देता हूं इस पे। और ये मैंने आपको विकास पे बताए थे, ठीक है, ये मैं विकास लिख देता हूं इसमें। गुणात्मक परिवर्तन में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों में दोनों आ जाएंगे। तो उसने यही तो पूछा है, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? दोनों शामिल है, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी, ये दोनों उसमें शामिल है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, सी ऑप्शन है। अगला भी पढ़ के देख लेते हैं, 4 ऑप्शन पढ़ने चाहिए वैसे, हम यही बताते हैं। शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन, नहीं ये नहीं, ये भी गलत लग रहा है, तो वही हमारा सही है, उसको सही कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए देखते हैं अगला। निम्न कथनों में से वृद्धि तथा विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एक सत्य होगा, बाकी गलत होंगे, काटते हुए चलना, जो सत्य है वो बच जाएगा, ठीक है। वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है, बिल्कुल गलत, फिजिकल तो हो ही नहीं सकता, विकास मनोवैज्ञानिक है, विकास डेवलपमेंट मनोवैज्ञानिक है, और फिजिकल कौन है? वृद्धि, तो उल्टा है ये, वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है, ये बिल्कुल सही है, ये बात वो सही कह रहा, अभी तक तो यही सही लगी। वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है, ये भी गलत है। वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक हैं, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन बड़े आराम से आपको मिल गया कि जो हमारी ग्रोथ है वो फिजिकल है, फिजिकल हमारा बॉडी बढ़ती है, और जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा कॉग्निटिव है, मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है, बहुत सारी चीजें आती हैं, मनोवैज्ञानिक है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। चलिए, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का विकास सबसे ज्यादा कहां, कौन सी पीरियड में होता है? तो भाषा का विकास आपको पता है, 1-1.5 साल का बच्चा सीखने लग जाता है और 4 साल तक बड़े आराम से सीखता रहता है, 4-5 साल तक आप उसको सिखाया जाओ भाषा सीखता रहता है। तो 1 से 4-5 साल तक का टाइम तो बहुत क्रूशियल है, वही ढूंढ लो कहाँ है। जन्म पूर्व अवधि तो होगा ही नहीं, मध्य बाल्यावस्था भी नहीं होना, प्रारंभिक ही ऑप्शन हमारा टिक लग रहा है, किशोरावस्था भी नहीं होगा, तो अर्ली चाइल्डहुड ही हमें सही लग रहा है, जिसपे हमारा डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज सबसे ज्यादा प्रभावित होगा इन ऑप्शनों में से। इन ऑप्शनों में से तो बेस्ट हमें वही लग रहा है, तो हम इसको टिक कर देंगे। बताइए, क्लियर होगी बात? बिल्कुल इजी था ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ जाएं। इजी तो इसलिए हो गए क्योंकि हमने अपना आपको पूरा सब कुछ कवर करा दिया है। अब आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप नोट डाउन कर लो, एक बार क्लास देखो, सारे आ जाएंगे। और भी कल बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं इनके, जिससे कि आपका पूरा प्रॉपर कवर हो। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, बताना है, ठीक है। तो एक बार प्रॉक्सिमोडिस्टल तो है, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप भी है, मैंने आपको बताया था परस्परक संबंध, इंटर रिलेशनशिप, तो ये भी है और ये भी है, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस भी है, बिल्कुल सही बात है, ये भी है। तो क्या बचा? द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द सेम, रेट सेम नहीं होता सबका, सब अलग अलग रेट पे बढ़ते हैं, कोई जल्दी बढ़ता है, बस पैटर्न सेम होता है। ये बात 2-3 बार आ चुकी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पैटर्न, ऑर्डरली मैनर सेम होता है, वर्ड याद रखना, ऑर्डरली मैनर, ऑर्डरली मैनर तो वही सेम फॉलो होगा, ऑर्डरली मैनर, पैटर्न ये सेम होंगे, और रेट सबका अलग अलग होता है। तो ये हमारा ऑप्शन है, ये गलत है कि भाई सबका रेट सेम नहीं होता। तो ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाएं। चलिए, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज दैट डजंट नेसेसरली हैपन अलोंग विद एजिंग बट अकर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। डैश व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो जरूरी नहीं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है, लेकिन जीवन भर होती रहती है। अब देखिए, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि भाई कौन हमारा डेवलपमेंट जीवन भर चलता है, तो कहीं डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट तो ऑप्शन ही नहीं है।
हेरिडिटी तो नहीं होगा, अनुवंशिकता क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जेनेटिकली होती है और ये ग्रोथ जब हमारी फुली बॉडी ग्रो हो जाती है एडोलसेंस तक तो ये हमारी रुक जाती है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फिर उसका रेडीनेस और मोबिलिटी और मैच्योरेशन, इन तीनों में से हमें ऑप्शन को ढूंढना है। तो परिपक्वता आपको पता है ना, ये देखिए परिपक्वता मैंने आपको बताया था कि ये मैच्योरेशन का मतलब ये नहीं है कि हम एज से लगाते हैं। जैसे मान लो सोशल डेवलपमेंट है, जीवन भर चलता है। सामाजिक डेवलपमेंट, बुढ़ापे तक भी आदमी समाज में घुलता रहता है, सीखता रहता है। तो क्या सोशल मैच्योरिटी कभी आती है? कभी नहीं आती। परिपक्वता कभी नहीं आएगी। ऐसी कल्चरल मैच्योरिटी कभी आएगी? नहीं आएगी। तो यानी बूढ़ा आदमी भी जब तक सीख रहा है तभी तक परिपक्व हो रहा है। तो अब लगा के देखो, परिपक्वता व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो जरूरी नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है। परिपक्वता उम्र बढ़ने के साथ नहीं आती, लेकिन जीवन भर होती रहती है। तो हमारी मैच्योरेशन जो है वो हमेशा होती रहती है, यानी हम मैच्योर होते रहते हैं हमेशा, धीरे 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 मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आगे बढ़ जाएं जी। मोहन लर्न ईच लेसन वेरी क्विकली वाइल सोहन टेक लॉन्गर टू लर्न। मोहन जल्दी याद करता है, मोहन एक पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है, जबकि सोहन उसे सीखने में ज्यादा समय लेता है। क्या बताया? दोनों में क्या है? दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंस है, बताया था। यानी दोनों अलग अलग हैं, दोनों का रेट भी अलग अलग है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं उसने। तो कंटिन्यूटी दी है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि जीवन से लेकर मरण तक सीखना, तो वो तो कहीं बताया नहीं, वो तो कहीं उसने मोहन के एग्जाम्पल में दिया नहीं, निरंतरता तो नहीं है। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट का मतलब कोई ऐसा काम करवा रहा होता जैसे कुछ पकड़ने वगैरह का, तो ये एग्जाम्पल आता, ये भी नहीं आएगा। अब सरल से कठिन की ओर भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन आएगा हमारा? यानी व्यक्तिगत भिन्नता है, दोनों में व्यक्तिगत भिन्नता है, इंडिविजुअल वेरिएशन है। यही होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाए, व्यक्तिगत भिन्नता आ जाए, कुछ भी आ जाए, वही ऑप्शन रहेगा जब दो लोग एक ही क्लास में एक ही पाठ करते हुए अलग अलग तरीके से याद करें। तो इसका मतलब व्यक्तिगत भिन्नता है उनके अंदर, वो भिन्न है दोनों इस चीज में। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाएं। डैश डिनोट द एक्सट्रिंसिक, यानी बाहरी बल है, बाहरी बल, बाहरी बल, ये यहां पर वर्ड बहुत बच्चों ने गलत किया था ये सवाल। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस द कंडीशन विच अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट को बाहरी चीज कौन करती है? कंट्रोल, देखते हैं। स्टिमुलेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। इनहेरिटेंस, अनुवंशिकता भी अंदरूनी है, हेरिडिटी भी अंदरूनी है। एनवायरमेंट, साफ साफ दिख गया, बहुत इजी क्वेश्चन। एनवायरमेंट बाहरी है और कंट्रोल करता है डेवलपमेंट को। दो ही चीज पे डेवलपमेंट टिका हुआ है, यानी वो होता है, डिपेंड करता है। मेन दो हैं, एनवायरमेंट और हेरिडिटी। तो हेरिडिटी इंटरनल है, एनवायरमेंट एक्सटर्नल है। यहां वर्ड आया था एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक नहीं था, एक्सट्रिंसिक, बाहरी, बाह्य। यहां हिंदी से भी समझ में आ जाएगा, इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगा, हिंदी वालों को भी, सवाल आसान हो गया। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, सकल टू और सूक्ष्म गतिक। यानी ग्रोस का मतलब मोटे मांसपेशियां चलना, और फाइन का मतलब उसके बाद बारीक मांसपेशियां चलना। ग्रोस टू फाइन, मोटी मांसपेशियों से धीरे से बारीक पे आना। ठीक है, इसका मतलब देखते हैं क्या होगा। ये कब होगा, कब ये सीखेगा बच्चा? तो आपने देखा हमारी मांसपेशियां जो फाइन वाली होती हैं, पेन पकड़ना, लिखना, ठीक है, ड्राइंग करना, ये हमें 3-4 साल तक आ जाता है, 4-5 साल में हम सीख जाते हैं। यानी 4-5 साल का बच्चा अपनी सारी फाइन मोटर स्किल्स को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। तो वही पूछा है कौन से साल में, कौन से दौरान पीरियड में वो कर लेगा। तो शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, उस तक कर लेना चाहिए बच्चे को। पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था नहीं, बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था भी नहीं, क्योंकि जहां शैशवावस्था जरूर देखना है, क्योंकि बच्चा सीख शैशवावस्था में रहा होता है कंट्रोल करना, वहीं तो नहीं होती उससे। ठीक है, तो यहीं पे तो जहां नहीं होगी वहीं तो फास्ट रेट होगा। फास्ट रेट का मतलब है कब ज्यादा तेजी से सीखेगा वो, जब उसकी कंट्रोल नहीं हो रही होगी। जब कंट्रोल हो रही होगी तो धीरे सीखेगा, यानी अब सीखने को कुछ बचा ही नहीं है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, किशोरावस्था भी। तो शैशवावस्था जहां पर है वही ऑप्शन हमारा एकदम क्लियर है, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे से कंट्रोल नहीं होता, तो वहीं तेजी से वो सीखेगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाए।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट है यानी सही नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है, ढूंढ लेंगे उसको। ठीक है, वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं वाला ढूंढ लो। चलिए देखते हैं। वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों को। बिल्कुल सही है ये। वृद्धि केवल पर्यावरण का एक कार्य है, बिल्कुल गलत है। वृद्धि, ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट ओनली, नहीं, एनवायरमेंट नहीं है, हेरिडिटी भी तो है। एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों आएंगे, तो ये तो गलत हो गया। परिपक्वता प्राप्त होने पर वृद्धि की प्रक्रिया में को रुक जाती है, ठीक है बिल्कुल। अगला भी पढ़ लेते हैं। वृद्धि जीव के आंतरिक और अनुवंशिक कारकों से निर्धारण होता है, ये ठीक है। तो एक गलत मुझे प्राप्त हो गया, वो ये है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन का मतलब वृद्धि केवल पर्यावरण का एक कार्य है, ये गलत है। पर्यावरण और हेरिडिटी दोनों का है। आगे बढ़ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस? कौन लगातार सतत नहीं है? तो सतत कौन सा नहीं है बताइए इसमें से? प्रेरणा, विकास, अधिगम सब सतत है। वृद्धि ये रुक जाएगी, ये कंटिन्यूअस नहीं है। वृद्धि, ग्रोथ रुक जाती है मैच्योरेशन पर। मैच्योरेशन का मतलब हो गया जब आप लगभग एडोलसेंट के हो गए, परिपक्वता आ गई ग्रोथ में, आपका शरीर पूरा बन गया, अब आपकी वो रुक गई ग्रोथ। अब ग्रोथ नहीं होगी, हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बाकी चीजें जैसे वजन है तो बढ़ जाता है कभी कभी, हाइट और हाथ पैरों का साइज ये नहीं बढ़ेगा, तो ग्रोथ हो गया। ग्रोथ, वृद्धि इसका ऑप्शन है कि भाई ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, बाकी सब निरंतर चलते रहेंगे। प्रेरणा, मोटिवेशन भी चलता रहेगा। कोई आज प्लेयर खेलते हैं, अगर हार जाते हैं मान लो क्रिकेट में, तो उन्हें मोटिवेट किया जाता है, अब भी चल रहा है। डेवलपमेंट तो चलेगा ही, लर्निंग, अधिगम, हम हमेशा सीखते रहते हैं, तो यही इसका ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ जाए। चलिए, द वर्ड ग्रोथ इज यूज्ड इन विच परस्पेक्टिव? ठीक है, वृद्धि शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में होता है? बताइए किस में होता है? क्वांटिटेटिव चेंज यानी मात्रात्मक, तो मैंने आपको बताया था ग्रोथ हमेशा मात्रात्मक है। बताइए है या नहीं? ग्रोथ कैसा है? मात्रात्मक, नापा जा सकता है। बताइए है या नहीं? मात्रात्मक बिल्कुल है, इसको नापा जा सकता है, नापा जा सकता है। इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो गया, मात्रात्मक है, संवेगानात्मक नहीं है। इमोशन, ग्रोथ और इमोशन, ग्रोथ को कैसे नापोगे? इमोशन से नहीं नाप सकते, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। द वर्ड ग्रोथ इज किस परिप्रेक्ष्य में है? ये है मात्रात्मक है, ये ऑप्शन सही हो गया। इनमें से कोई नहीं वाला भी गलत हो जाएगा। ये क्लियर है भाई? आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल? फाइन मोटर का मतलब है मोटी, बड़ी बड़ी मांसपेशियां मत चलाओ, छोटी मांसपेशियां चलाओ। कूदना, बड़ी मांसपेशियां, पूरा पैर वैर सब खींचते हैं। लेखन, छोटी मांसपेशियां, केवल ऐसे हाथ चलता है। चलना, बड़ी मांसपेशियां, सारे पैर वगैरह, पूरा बॉडी मूवमेंट होता है। चढ़ाई, हाथ पैर दोनों, यानी बड़ी मांसपेशियां हैं। तो इसका मतलब छोटी मांसपेशियां, फाइन मोटर कहां इस्तेमाल हुई? लेखन कार्य में, राइटिंग में। बिल्कुल इजी, लेखन कार्य में होंगी। अब बताइए कोई टेंशन आ रही हो सवालों में? पहले रटे हुए थे, अब समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, हमें पता है, कंटिन्यूअस, अभी बोला। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो जहां कंटिन्यूअस आ जाए वो ही कर देना, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कभी ना, तो निरंतरता का सिद्धांत। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। बताइए भाई, कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस, अभी कराया था ये सवाल। तो आगे बढ़ जाए। चलो, डेवलपमेंट जनरली प्रोसीड फ्रॉम हेड टू फुट। सिफेलोकॉर्डल बार बार बता चुका, ये सर से लेकर पैर तक, हेड टू फुट क्या आएगा? सिफेलोकॉर्डल। और अंदर से, आउटर, इनर से बाहर की तरफ जो जाएगा, फ्रॉम इनर टू पेरीफेरी, या अंदर से बाहर की तरफ, तो वो होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दो ही हैं। तो अब बताइए क्या कह रहा है वो? हेड टू फुट, सर से पैर की तरफ। तो ढूंढ लीजिए कहाँ है सिफेलोकॉर्डल, ये रहा, सी ऑप्शन है, सिफेलोकॉर्डल। ये इंग्लिश में याद कर लेना, सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, क्योंकि हिंदी के इसके और टफ वर्ड्स हैं। तो बताइए क्लियर है? हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। चलो आगे। नरेश और मुकेश की आयु समान है, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, दोनों की समान आयु है। उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है।
सामाजिक विकास में और मानसिक विकास में अंतर है दोनों के में। यह विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के कारण होता है? ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण होगा, आपको पता लग गया। इंडिविजुअल डिफरेंस ढूंढ लो, ये रहा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इंडिविजुअल डिफरेंस होगा ही होगा दो लोगों में, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें हम ये देख लेते हैं कि रेट, और तो कुछ नहीं है, ऑप्शन सारे चेक कर लेते हैं। मॉडिफिएबिलिटी का मतलब होता है हमारा प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, तो ये सिद्धांत तो इसमें कहीं नहीं पता चल रहा कि ये वाला सिद्धांत है। ठीक है, निश्चितता, पूर्व कथनीय, प्रिडिक्टेबल तो बिल्कुल इससे पता ही नहीं चल रहा कि भाई प्रिडिक्टेबल है। और समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न भी नहीं पता चल रहा। यूनिफॉर्म पैटर्न भी इससे, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी तो कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रही, दोनों भिन्न बताए जा रहे हैं। तो यही हमारा आंसर है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि दोनों में अंतर होता है, दो इंडिविजुअल में भी अंतर हो सकता है। बताइए, बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाएं, चलो। 5 साल का जॉन फर्स्ट होल्ड ए ग्लास ऑफ वाटर विद बोथ ऑफ हिज हैंड एंड देन लेटर ही स्टार्ट यूजिंग हिज फिंगर इंडिपेंडेंटली टू होल्ड द ग्लास। पहले तो ऐसे दोनों हाथों से पकड़ता है, फिर एक हाथ से पकड़ लेता है। समझ में तो आ ही गया होगा सवाल क्या है, ये लीजिए पढ़ लीजिए। एक 5 वर्षीय जॉन पहले अपने दोनों हाथों से गिलास पानी को पकड़ता है और फिर बाद में वह गिलास को पकड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी उंगलियों का प्रयोग करना है। तो पहले क्या था, अब इसमें दो कंसेप्ट आ सकते हैं, बाइलेटरल टू यूनिलेटरल, ये भी पूछ सकता है वो, याद रखना। कहीं पूछा तो नहीं है उसने, देख लीजिए, नहीं पूछा। तो बाइलेटरल, मैंने एक प्रिंसिपल और लिखाया था, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल। यूनिलेटरल ये भी मैंने आपको लिखवाया था, यहां ये भी लग सकता है। तो सीटेट का एक बढ़िया सवाल यहां से बन सकता है कि बाइलेटरल का मतलब दोनों हाथों से पकड़ना, फिर यूनिलेटरल का मतलब अपना उल्टा या सीधा हाथ यूज कर लेना। तो ये वाला सिद्धांत भी यहां लग सकता है, वो ऑप्शन में ये भी दे सकता है, लेकिन उसने ये दिया नहीं है। अभी उसने क्या दिया है, जनरल टू स्पेसिफिक। पहले वो जनरल, फिर उसके बाद स्पेसिफिकली पकड़ने लग गया। इंडिविजुअल डिफरेंस तो कहीं से कहीं तक नहीं है, इंटीग्रेशन भी नहीं है, दो चीजें थोड़ी है, इंटीग्रेशन नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट भी नहीं है, तो जनरल टू स्पेसिफिक है। इधर आ जाओ, हिंदी में आ जाओ। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता तो होगी ही नहीं, एकीकरण का सिद्धांत भी नहीं होगा। सामान्य से विशिष्ट, पहले वो सामान्य एक्टिविटी दोनों हाथों से पकड़ रहा था, फिर विशिष्ट, अब की बार उसकी विशिष्ट। इसमें आपका ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल भी हो सकता है, ग्रॉस मोटर स्किल से मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल। तो बहुत सारे ऑप्शन देके वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, आप लिख लेना फाइन मोटर स्किल। मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए क्या क्या दे सकता है। मेरा इंपॉर्टेंट ये है, बाइलेटरल से यूनिलेटरल पूछ सकता है वो, बाकी ये तो पूछता ही है वो, ग्रॉस मोटर ये तो बहुत पूछता है, आम सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है? तो जो है टिक कर दो, जो नहीं है अपने आप पकड़ा जाएगा। जो चोर होगा वो अपने आप अंतर संबंध बिल्कुल है, अलगाव का सिद्धांत मैंने नहीं पढ़ा, भिन्नता का सिद्धांत है, दिशा का सिद्धांत भी है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी ऊपर से नीचे अंदर से बाहर, यही दिशा के सिद्धांत है। चोर पकड़ा गया, कौन सा है, अलगाव, ये नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, ये हमारा कोई सिद्धांत नहीं है। बताइए, बात क्लियर होती जा रही है? जब नहीं भी लग रहा तो इस तरह से ऑड वन आउट करके काट के कि ये हो ही नहीं सकता, मैं एक आंसर की तरफ बढ़ जाता हूं, यानी मुझे नहीं भी समझ में आता तो भी मैं आंसर निकाल दे रहा हूं। ऐसा ही डेवलपमेंट आपके अंदर मुझे चाहिए कि भाई आप भी बड़े आराम से सारे आंसरों को निकाल दो। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमजोर है, उसका भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तर का है। इस उदाहरण से विकास का कौन सा सिद्धांत, कि सब इंटर रिलेटेड हैं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है? बताओ, चुटकियों में आंसर निकाल लो कि सब कैसे हैं, इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंध, अंतर संबंध, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटीग्रेशन भी नहीं है, कंटिन्यूटी भी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। कौन सा है, अंतर संबंध का सिद्धांत। बताइए, बिल्कुल निकालने लग गए, नहीं निकालने लग गए आंसरों को? ऐसे ही निकालने लग जाओगे, बस जुड़ जाओ फटाफट से। बस एक ही कमी रह रही है जुड़ने की, फटाफट जुड़ जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, काटा पीटी शुरू कर दो, जो नहीं है उसको काटो, अपने आप पता चल जाएगा। विकास, ठीक है, डेवलपमेंट अकर अलोंग ए सिंगल कोर्स एंड इज यूनिडायमेंशनल, ये तो बिल्कुल नहीं होता, पहला ही मुझे तो गलत लग रहा है। एक आयामी तो होता ही नहीं, वो तो मल्टी डायमेंशनल होता है, एक आयामी नहीं होता। ठीक है, विकास ऊपर से नीचे की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये तो पता है। सिफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, अभी पढ़े हैं। विकास अनुवंशिकता और पोषण पर प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है, संपोषण, यानी इन दोनों से इन्फ्लुएंस बाय बोथ नेचर एंड नर्चर। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में होता है, बिल्कुल होता है। तो पहला ही मिल गया था मुझे, ए मेरा ऑप्शन है, ए को मैं टिक कर दूंगा। बताइए, बिल्कुल क्लियर बात हो गई। यूनिडायमेंशनल नहीं होता, यूनिडायमेंशनल का मतलब ये एक बहुआयामी चीज है, चारों चहुमुखी विकास, एक मुखी विकास कुछ नहीं होता। बात समझ में होगी, याद रहेगी, क्लियर है। अगला, विच कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को बताता है। ठीक है, ये कुछ चार आपको उसने दे रखे हैं, चार में से बताइए कौन सा है। ठीक है, वृद्धि का स्वरूप एक अनुवंशिक अनुक्रम का अनुसरण करता है, मुझे लग रहा है होगा। ठीक है, जीव की प्रणाली और कार्य भिन्न दर से बढ़ते हैं, ये भी है। ठीक है, मुक्त क्षमताएं और कौशल स्वतः व्यक्त किए जाते हैं, अनफोल्डिंग एबिलिटीज एंड स्किल्स आर स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेस्ड, ये भी मुझे लग रहा है, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं पहुंचा हूं। विकास अविरल है, कंटिन्यूस, ये तो 100% है। अब देखो सवाल पकड़ में आ गया, ये तो 100% है, इसका मतलब ये ऑप्शन देखो यहां कैसे पकड़ा गया सवाल मेरा, ये ऑप्शन जहां होगा वो ढूंढो। कंटिन्यूस वाला तो रटा हुआ है ना सबके, ऑप्शन नंबर 4 ढूंढो। ए लो, इसमें तो ऑप्शन नंबर 4 है ही नहीं, बिल्कुल काट दो। ए लो, इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 है ही नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिख गया, यही आंसर है। जब 4 है तो इसको टिक कर दीजिए, बाकी भी होंगे ही, हमें नहीं पता, हमने कर दिया काम। बताइए, अब बताओ, एक से ही पकड़ के सवाल हो गया, एक से ही पकड़ के सवाल हो गया, यानी 1 2 3 4 सारे ये हमारे मौजूद है, बिल्कुल क्लियर हमारा क्वेश्चन हो गया। बताइए, क्लियर होगी बात दोस्तों। इसको और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है, कौन सा सही है ये बताइए। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, यानी वन यूनिडायमेंशनल, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने बताया ना मल्टी डायमेंशनल होती है, चारों तरफ यानी बहुमुखी विकास होता है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी, केवल अनुवंशिकता, बिल्कुल गलत है। अनुवंशिकता पे भी और किस पे डेवलप करती है, वातावरण पे भी, हमारे एनवायरमेंट पे भी। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, हाँ होती हैं, बिल्कुल, कल्चरल डिफरेंसेस तो होते ही हैं। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, बिल्कुल नहीं, वातावरण भी है और हेरिडिटी भी है, तो ये सब गलत हो गए। सी सही हो गया, सी सही हो गया। तो देखो सी पे मुझे सबसे कम समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने वो बाकी सारे काट के सी को बेस्ट आंसर बना दिया अपना। तो यही है, जब ना भी समझ में आए तो बाकी कट जाते हैं, जिससे कि आपका आंसर आराम से निकल जाता है। बताइए दोस्तों, क्लियर, समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है, गलत वाला ढूंढ लो। ठीक है, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट, ये तो सिद्धांत है, भिन्नता। एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल। विकास अकस्मातिक घटनाओं का परिणाम है, यानी कोइंसिडेंस। ठीक है, जो अकस्मात घटनाएं होती हैं, ठीक है, उनका तो नहीं है। कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, डेवलपमेंट कोइंसिडेंसली नहीं होता, तो यही आंसर है, इसको टिक कर लीजिए। यह और जो है प्रेडिक्टेबल, हाँ ये है, पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं, पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। जिसका आईक्यू बेस्ट है, जो शुरू में सही दिख रहा है, बढ़िया ग्रोथ हो रही है, हम कह सकते हैं आगे भी ग्रोथ इसकी अच्छी होगी, पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरी क्लास अपनी आज 40-42 क्वेश्चन करा दिए। कल भी बहुत बेहतरीन 40-42 क्वेश्चन स्टेट टैट और सी टैट के लेके आने वाला हूं, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बच गए हैं अभी, और फिर जाके हमारा ये डेवलपमेंट वाला पार्ट पूरा होगा। फिर हम सोशलाइजेशन और पठार की तरफ बढ़ेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो बिना क्वेश्चंस के मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्वेश्चंस मेरे साथ जुड़ जाइए, प्रैक्टिस सेट दबा के कीजिए, जिसको आता है वो भी करके देख लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और जिसको नहीं आता जो वो पहले हमारी क्लासेस पढ़ लीजिए अच्छे से। पहले मैं यही कहूंगा आपसे कि आप क्लासेस जरूर देख लीजिएगा,
और अपना जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये जरूर कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि हमें भी बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन मिले। और शेयर तो सब में कर दीजिए। एक बहुत ही बढ़िया तैयारी हम आपको करा रहे हैं, अगली क्लास लेके बहुत ही जल्दी मैं आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। शेयर जरूर कर दो फटाफट।